सेमीफाइनल की फाइट कौन कितना टाइट। जी हां, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। यूपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासत फुल है। तारीखों की घोषणा से पहले सीएम योगी ग्राउंड पर फुल एक्शन में है। सीएम योगी अब तक जौनपुर, देवरिया, उन्नाव का दौरा भी कर चुके हैं। आज सीएम योगी ने उन्नाव को बड़ी सौगात भी दी है। उन्नाव में 51 योजनाओं का लोकार्पण, 17 योजनाओं का शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उपचुनाव वाली सीटों पर सीएम योगी बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बना रहे हैं। वहीं उपचुनाव जीतने के लिए विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। योगी सरकार को किसान और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे जो विपक्ष है वो उपचुनाव से पहले घेर रहा है, क्योंकि याद रखिएगा सेमीफाइनल कौन कितना टाइट, और सेमीफाइनल से ही साफ होगा कि जो 2022 है उसमें कौन कितनी मजबूत स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सेमीफाइनल की जो जंग है उसमें तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन एक्शन में राजनीतिक दल हैं। सीएम योगी जहां चुनाव होना है वहां जाके रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष किसान के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरता नजर आ रहा है। ये 5 तस्वीरें देखिए, इन 5 तस्वीरों में पूरी की पूरी जो सियासत है वो समझ में आपको आ जाएगी। सरकार की चुनावी सौगात। जी हां, उन्नाव में आज सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने चुनावी सौगात दी। मैदान में प्रेसपा एक्टिव। जी हां, देखिए शिवपाल की पार्टी है प्रेसपा, वो एक्टिव हो चुकी है। उपचुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी ये थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा। वहीं कांग्रेस की गिरफ्तारी देखिए, लगातार कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और आज लखनऊ में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं माया का जातीय समीकरण, वहीं मायावती जातीय समीकरणों के सहारे उपचुनाव की जंग जीतना चाहती हैं, 2022 के लिए बड़ी भूमिका बनाना चाहती हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो सरकार बहाना, सरकार किसान बहाना, सरकार निशाना। जी हां, लगातार किसानों के मुद्दे पे सरकार को घेरते रहे हैं। तो उपचुनाव से पहले आज सीएम योगी उन्नाव पहुंचे, क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनिए। हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण और उस प्रांगण में इस महापुरुष की मूर्ति की स्थापना का कार्य सरकार करेगी। इसके लिए आज मैं अपने आप को घोषणा करते हुए जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने जो मांग की थी, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है और आज यह कार्यक्रम सरकार के स्तर पर वहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन्नाव की धरती इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली है, देश की संविधान सभा को भी नेतृत्व उन्नाव ने दिया था। आज हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण और उस प्रांगण में इस महापुरुष की मूर्ति की स्थापना का कार्य सरकार करेगी। इसके लिए आज मैं अपने आप को घोषणा करते हुए जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने जो मांग की थी, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है और आज यह कार्यक्रम सरकार के स्तर पर वहां पर लोग आगे बढ़ाएंगे। उन्नाव की धरती इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली है, देश की संविधान सभा को भी नेतृत्व उन्नाव ने दिया। तो उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द 8 सीटों पे उपचुनाव होने। आपको बता दें जो फिरोजाबाद की टुंडला सीट है उस पे भी चुनाव होगा। अलग अलग शहरों से हमारे जो संवाददाता है वो जुड़ चुके हैं। कानपुर से सूरज पांडे हमारे साथ है, नीरज द्विवेदी उन्नाव से हमारे साथ हैं, सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जाएंगे नीरज द्विवेदी के पास, उन्नाव। नीरज, आज सीएम योगी ने उन्नाव का दौरा किया, कई सौगातें दी, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। कितनी राह आसान है उन्नाव में बीजेपी के लिए? आपको बता दें कि सबसे पहले एक ये बात बताना है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बांगरमऊ विधानसभा सीट है इस पे समाजवादी पार्टी का हमेशा से जो है कब्जा कायम रहा है। चाहे वो कोई भी चुनाव हो, समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ पर जीत हासिल करती रही है। लेकिन जब पिछली 2017 में चुनाव हुए
और भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप सेंगर वहां से चुनाव लड़े। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत वहां से हासिल की, क्योंकि उस समय भी सीएम योगी वहां पर आए हुए थे और उन्होंने जनता से अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए तो हम विकास के कार्य आगे बढ़ाएंगे। और वहां की जनता ने इस चीज को तहे दिल से माना और जो कुलदीप सेंगर थे वो उनको चुनाव जिताया। उसके बाद अब चूंकि कुलदीप सेंगर नहीं है और उपचुनाव होना है तो उसको लेकर उसका मंथन होना है। तो आज जो उन्नाव के बांगरमऊ में मंथन चल रहा था उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ में जो कार्यकर्ता हैं जो वहां पर मंत्री मौजूद थे उनसे बातचीत की है और उसके बाद जो अपना प्रत्याशी है उसके लिए मंथन चालू किया है। तो कहीं ना कहीं योगी जी को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी फिर इस उपचुनाव में अपनी जीत हासिल करेगी, क्योंकि जो एक रुझान पब्लिक का आया हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बांगरमऊ से फिर से मुड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि इस उपचुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी बांगरमऊ से जीत हासिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे कुलदीप सेंगर, उनको भारी बहुमत से विजय मिली और ये आंकड़ा भी लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके पारिवारिक लोगों को ही सीट दी जाएगी, क्योंकि जो वहां की जनता है उसने उनके परिवार पर विश्वास जताया था और उस विश्वास को कायम करने के लिए कहीं न कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी वहां से विजय हासिल करेगी। जी बिल्कुल नीरज, तो साफ तौर पे बीजेपी को यही उम्मीद है कि जो उन्नाव की सीट है वो एक बार फिर से बीजेपी के पास ही आ जाए। अब सीधे चलेंगे फिरोजाबाद, जहां से आप हमारे जो संवाददाता हैं सौरभ उपाध्याय वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टुंडला जो विधानसभा सीट है वहां पे उपचुनाव होना है। सौरभ, टुंडला में बीजेपी की राह कितनी मुश्किल और कितनी आसान? बिल्कुल, देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव होना है टुंडला सीट पे। प्रदेश में 8 सीटों में से एक ये भी है जिस पर उपचुनाव होना है। एसपी सिंह बघेल यहाँ विधायक थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उसके बाद सांसद आगरा बन जाने पर यह सीट रिक्त हो गई। क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पाले में यह सीट थी तो हर वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ आए हैं, अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ घंटों मंथन किया है। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था ये सभी सीटें हमारे खाते में हैं और भरसक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रत्याशी कोई घोषित नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी आधिकारिक रूप से कोई घोषित नहीं किया गया है, लेकिन महाराज सिंह धनखड़ लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ बीएसपी भी कहीं ना कहीं अपनी जो है राह बना रही है कि यहाँ से उनका प्रत्याशी आगे निकले, क्योंकि यहाँ जो है बीएसपी से भी विधायक रहे हैं राकेश बाबू एडवोकेट। तो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी यहाँ कल आए हैं और उन्होंने बैठक भी की है, राज्यसभा सांसद भी हैं। तो बिल्कुल ये आप समझ लीजिए कि मुश्किलें तो हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन ये चूंकि सीट उनके पास रही है, एसपी सिंह बघेल यहाँ से विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो इस सीट को अपने खाते में लाने के लिए भरसक प्रयास जो है कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए सौरभ। हम सीधे चलते हैं, कानपुर का रुख करते हैं। सूरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, सीएम योगी की बात की जाए तो लगातार वो एक्शन में भी है, लगातार वो फील्ड में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको देखकर घाटमपुर की जनता एक बार फिर उपचुनाव में किस दल का साथ देगी? जी आपको बता दें कि घाटमपुर जो सीट है वो रिजर्व सीट कही जाती है और इस सीट की बात करें तो मुख्य रूप से इस सीट पर कब्जा रहा है वो बसपा का ही कब्जा दिखता रहा है। मगर पिछले जो 2017 के जो चुनाव हुए उसमें यहाँ से भाजपा की कमल रानी वरुण, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थी, उन्होंने यहाँ पर अपना सीट को पत्थर लहराया था और उसके बाद उन्हें इनाम के तौर पर कैबिनेट मंत्री को पद मिला था। मगर कोरोना काल में उनको अपनी चपेट में ले लिया और उनका देहांत किया, जिसके बाद सही सीट खाली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो चुनाव होने हैं उन सीटों पर लगातार जाकर वहां पर खुद ही समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में कानपुर की घाटमपुर में आज से 4 दिन पूर्व की बात करें तो यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने शहर में तकरीबन 13 बड़ी योजनाओं का जो शिलान्यास किया था और जनता को समर्पित किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी। तो ये भी साफ तौर पर अब
जो भाजपा की तरफ से जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता है उनसे भी ये समीक्षा बैठक की जा रही है और उनसे भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और किस किस मुद्दे पर जो आधारित होगा। हर तरीके हर पहलू पर जाकर पार्टी जो है इस पर विचार विमर्श कर रही है। और अभी आपको बता दें, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं से पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। मगर यहाँ पर मुख्य अगर मुकाबले की बात की जाए तो हर बार की बात करें तो यहाँ पर पिछले बार की बात करें तो भाजपा और बसपा के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ था, मगर इस बार की भी बात अगर सामने आ रही है तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला भाजपा और बसपा के ही बीच देखा जाएगा। जी बिल्कुल। नीरज द्विवेदी भी उन्नाव से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, बिल्कुल नीरज के पास जाएंगे हम, नीरज द्विवेदी उन्नाव के पास। नीरज, कौन कौन से मुद्दे हैं जो उन्नाव में इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट है? देखिए, किसानों के मुद्दे पे लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरा है, लेकिन बीजेपी का भी दावा है कि जो किसान है वो नाराज नहीं है, वो बीजेपी सरकार के साथ है। उन्नाव की अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे आप, क्या है आपका आकलन? जी देखिए, आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जो विकास के मुद्दे रहे हैं और चाहे वो उन्नाव जिला हो, यहाँ पर भी विकास का मुद्दा मुख्य रहता है। लेकिन जब कभी विधानसभा चुनाव आते हैं तो यही मुद्दे जाति मुद्दे बन जाते हैं और उन्नाव में अधिकतर विधानसभा पर ये जाति मुद्दे बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे कि आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि बांगरमऊ विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें 50% मुस्लिम है और 50% हिंदू है। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है तो ऐसा राउंड घूम जाता है कि ये जातिगत चुनाव हो जाता है और इसी को लेकर के लगातार पिछले कई विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन पिछली बार 2017 में जब कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया तो हिंदू एकजुट होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप सेंगर को जताया और जो भारतीय जनता पार्टी की जीत थी वो भारी बहुमत से मिली हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो बांगरमऊ उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के सीट से बहुत आशा भारतीय जनता पार्टी को है कि फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज होगी। नीरज, क्या समझा जाए, नीरज क्या समझा जाए, क्या उन्नाव में उपचुनाव से पहले कृष्ण मंदिर का जो मुद्दा है मथुरा वो हावी हो सकता है या उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? बिल्कुल, मैं देखिए पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो विकास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और इससे पहले जो है जाति मुद्दा हावी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हिंदुत्व की बात आ जाती है तो ये सब मुद्दे, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे मथुरा मंदिर हो, चाहे इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और सबसे एक अहम बात यह है कि जहां बांगरमऊ उपचुनाव में इस बार चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो कुलदीप सेंगर थे उनको लेकर के भले ही कोर्ट ने दोषी करार दिया हो, लेकिन वहां की जो जनता है उसके दिल में अभी भी कहीं न कहीं ये बात है कि वो दोषी नहीं है। तो इसको लेकर के ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर उनके पारिवारिक लोगों को टिकट दिया गया या उनके कोई करीबी को टिकट दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से भारी बहुमत से जो है विजय मिलेगी यहाँ से। जी बिल्कुल। सूरज, क्या कानपुर में भी कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? जी आपको बता दें कि फायदे की बात तो अभी नहीं कर सकते, मगर जिस तरीके से सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, लगातार किसान बिल को लेकर इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। लगातार प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार जारी है और आए दिन कहीं ना कहीं किसानों को लेकर बड़ी बड़ी मीटिंगें की जा रही है, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही है। और इस दौरान क्या नाम है, आपको बता दें कि जिस तरीके से अदर पार्टियां जो है वो इस मुद्दे को भुनाने में लगी है, तो कहीं ना कहीं से भाजपा के लिए आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो घाटमपुर विधानसभा सीट है वो किसानों पूरी क्योंकि ग्रामीण इलाके चल जाती है और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान है वो वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में देखने वाली घाटमपुर के किसानों के मन में क्या है सूरज? घाटमपुर के किसानों के मन में क्या है? जो बिल केंद्र सरकार लेकर आई है इसके साथ है या विपक्ष जो कह रहा है उसके साथ है? अभी आपको हाल ही में बता दें कि कल ही एक नगर पंचायत में बड़ा किसानों का प्रदर्शन हुआ है, जहाँ पर भारी पुलिस बल को लगाया गया था का प्रदर्शन न हो सके। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि जो भाजपा के लोग हैं उनको आम किसानों के बीच में जाकर बताना पड़ता कि किसान जो बिल केंद्र सरकार ने पेश किया है वो किसानों के विरोध में नहीं बल्कि किसानों के समर्थन में है। इस बात को जाकर किसानों के बीच रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर इस बात को रखने में अगर पार्टी कामयाब हो जाती है तो भाजपा को कहीं ना कहीं से बिल्कुल सफलता मिलने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल। उन्नाव में हम चलते हैं। नीरज, ये बताइए किसान बिल को लेके क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि देखिए अगर और इसके साथ साथ ये भी आप बताइए
क्या जो विरोधी पार्टियां हैं वो एक्टिव हैं क्षेत्र में या नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कानपुर में या फिर लखनऊ में हम देखते हैं तो जो कांग्रेसी तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो गिरफ्तारियां वगैरह दे रहे हैं। उन्नाव में कितने एक्टिव हैं विपक्षी पार्टी के नेता? देखिए, आपको एक चीज यहाँ पर बता देना बहुत अहम है, क्योंकि जो उन्नाव है वहाँ 6 विधानसभाएं हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अक्सर जो है यहाँ पर दबदबा बना रहता था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का लगातार एक के बाद एक प्रत्याशी का जीतना, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, क्योंकि पिछले चुनाव में लगातार 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के उसमें गई। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से काफी इम्प्रेस है। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो उपचुनाव के लिए जो सीएम योगी हैं लगातार एक्टिव है सर, क्या लगता है 8 सीटों में कितनी सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे आप? देखिए, बिल्कुल 8 सीटों में 8 की 8 हम जीतेंगे। जो पीछे 2 सीट रही थी जिन पे सपा अपना दावेदारी करती रही है, हमारा फोकस मैन वो भी है, क्योंकि उस पर हमें जीतना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरा नेतृत्व, पूरी टीम कार्य कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से हमें पूर्ण रूप से पूर्ण भरोसा है अपनी जनता पर कि हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। लेकिन देवेंद्र जी, अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो आपको कोरोना पे घेर रहा है, वो आपको कानून व्यवस्था पे घेर रहा है, वो आपको जो कृषि बिल है उस पे घेर रहा है। देखिए, विपक्ष के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि कोरोना पर ज्यादा बात नहीं होती। कभी डिबेट में बात होगी तो हम हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसका काम है काम करने का। अगर कोरोना की बात करते हैं, अगर विपक्ष कोरोना की बात उठाता है तो ये वैश्विक महामारी थी और दुनिया में हमने एक मैसेज देने का काम किया है। भारत ने दुनिया को बताने का काम किया है कि संकट के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इस नेतृत्व ने, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारत में बैठा हुआ है इस समय, उसने क्या मिसाल दी है, किस तरीके से कोरोना से जीतते हुए हम लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की है। और किसान बिल पर भी हम बोलने के लिए तैयार है, बड़ी बहस करने के लिए तैयार है। जो 65 साल से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, जिस पर 70 साल से लोग बोल नहीं रहे थे, आज अगर ये गुमराह करके किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं तो शायद बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में किसान ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, आधे से ज्यादा संख्या में। लेकिन देवेंद्र जी, किसान गुमराह हो गया तो फिर आप समझाने में भी तो नाकामयाब रहे ना, इसीलिए पीएम मोदी को कहना पड़ा कि आसान भाषा में जाके समझाइए। कितने किसानों को समझाया आपने सर? देखिए, वो काम हम बिल्कुल कर रहे हैं, निश्चित। हमने एनआरसी को लेकर आपने देखा था, लोगों को समझाने का काम करा। और ये इस तरीके का काम है कि किसान जो है इस देश की बिल्कुल वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ वो संबंध है। लेकिन इस देश में बदकिस्मत ये रही है कि शिक्षा के मामले में किसान के साथ अभाव है और किसान की मेहनत का जो, जिसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुगनी आय का जो कारण बताया है। पिछले आपने देखा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है तो जो हमारा मूल्य वृद्धि है, जो गेहूं से लेकर अनाज से लेकर जो एमएसपी तैयार है, तय है, उसके अनुसार किसानों को मूल्य इस समय मिल रहा है और धीरे धीरे किसान आर्थिक रूप से उभर रहा है। और किसान ने ये साबित किया है कि कोरोना काल में किसान जो है वो मजबूत हुआ है और उसी मजबूती को और दिशा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तत्पर हर समय खड़े हुए और प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, ये बताइए, उपचुनाव में आप किसे मेन कॉम्पिटिटर मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसे आप मान रहे हैं? देखिए, वो मानने की बात सब है, सब अलग अलग लड़े, ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं। हमारा किसी से कोई नहीं, सबसे हमारा मुकाबला। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी अजय जी, बीजेपी से तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 8 की 8 सीटें वो जीत ले जाएंगे, विपक्ष हाथ मलता रह जाएगा। नहीं, ये 16, देखिए 8 सीट तो लीगल है, ये 16 सीट जीत रहे हैं। क्यों? 8 हवाओं में और 8 वैसे। इनके आंकड़े तो ये तो हर चीज इनके अपनी मर्जी के चल रहे हैं। जहां तक मुद्दा है, जनता की लड़ाई माहौल पे और मुद्दों से है, व्यापार पे, रोजगार पे, काले धन पे, कोविड पे, किसानों पर। तो ये तो निकट भविष्य में, भविष्य के गत में क्या छिपा है तो वोटिंग और वहां का उस दिन रिजल्ट बताएगा। लेकिन हम का मानना ये है जी कि उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त आजी जा चुकी है और इस वक्त 8 में से 8 सीटें बीजेपी की इस वक्त मैं समझता हूँ इनको कोई सीट नहीं मिलेगी, चाहे कितना ही जोर आप लगा कितनी सीटों का दावा करेंगे अजय जी? जी आप कितनी सीटों पे दावा करेंगे, कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस?
नहीं, हम लोग तो देखिए अभी हार जीत का मुद्दा ही नहीं है। हम लोग तो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हमारा टारगेट अभी इलेक्शन नहीं है कोरोना में। हमारा मकसद तो अभी जो लड़ेंगे, जो जीतेंगे वो जीतेंगे। हमारा मकसद तो कोरोना के किस तरह से रोका जाए, मरीजों को किस तरह से, क्या किसानों को कैसे फायदा पहुंचा जाए, रोजगार कैसे अजय जी, मिले। बिल्कुल अजय वर्मा जी, आप कांग्रेस बीजेपी सरकार को कोरोना पर घेरते हैं, उसकी जो रणनीति है उस पर सवाल उठाते हैं, उसके काम पे सवाल उठाते हैं, लेकिन आज लखनऊ से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखा रहे हैं कांग्रेसी, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो सर कैसे कोरोना कंट्रोल होगा? तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। हमें किसानों की जान की परवाह है, कांग्रेस के लोगों को। सर अगर आप कोरोना पे बीजेपी सरकार को घेरेंगे तो फिर कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? सर किसानों की परवाह है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं, हम तो जो ये भ्रष्टाचार कोरोना के नाम पे जो आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, जो ये पीपीई किट में, जो ये वेंटिलेटर में, जो ये और सारी चीजों पे जो पूरे देश के चैनल दिखाते हैं, जो घटनाक्रम दिखाते हैं, उस पर चर्चा है। हम तो किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है कि उनका जो हक छीना जा रहा है, उनके ऊपर जो काला कानून थोपा जा रहा है, उन पर जो दोबारे से जमींदार राज की पुनरावृत्ति की जा रही है, उसके लिए लड़ाई है। और उसमें डिस्टेंस का मेंटेनेंस रहे या ना रहे, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश प्रयास किया है कि भाई हमें घरों में नजरबंद कर दो या जेल भेज दो, लेकिन हम अन्नदाता को भूखा नहीं मरने देंगे। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। देवेंद्र प्रमुख जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कहा है अलीज ने। 65 साल से जो है सारे किसानों की गारंटी इन्हीं लोगों की थी, जो आज किसानों की ये दशा है। और 65 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो काला कानून है जिसकी ये बात करते हैं, अंग्रेजी टाइम के कालो कानून की जो मिसालें देते रहते हैं, कहीं इनकी सरकार रही है कि नहीं, लंबे समय तक कहीं जरूरत नहीं पड़ी किसानों को इस कानून में चयन करने की, कभी किसानों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और रही कोरोना की बात, अगर कोरोना या इसको बचाने की बात है या किसानों की लड़ाई की बात है, तो आपको पूरा देश दे रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आपके राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने आके कहा था कि ये कोरोना काल जो है इससे नहीं कि ये मरेगा, जो इस पे जो लॉकडाउन करा इससे लोग मरेंगे, इससे ये अर्थव्यवस्था गिरेगी। इन्होंने पहले के दिन से ये चिल्लाना शुरू किया और 5 महीने इसी चीज में निकाल दिए। आज किसानों के लिए काम हुआ है, आज किसानों की बात हुई है। पिछले 7 साल के अंदर किसानों को जो मूल्य वृद्धि तय हुआ था, वो 19 से 2000 तक जो रबी की फसल का गेहूं का आना। देवेंद्र प्रमुख जी, बिल्कुल। अजय वर्मा जी, साफ तौर पे बीजेपी का आरोप यहाँ पे यही है, इससे पहले पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि आप लोग किसानों के लिए नारे लगाते रहे, लेकिन काम आपने नहीं किया जब आपकी सत्ता थी। 2014 में जब ये घोषणा की गई कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 5 ट्रिलियन। 2014 के बाद बीजेपी ने 2019 जीता है ना, तो 2014 के बाद आप छोड़ दीजिए, आप आज की बात कीजिए ना सर। अरे भाई, आपकी बात नहीं करेंगे। और जब पुराने विश्वास और पुराने वादों पे जब कोई भरोसा और अमल नहीं हुआ, तो इन सरकार के वादों पे कोई कैसे भरोसा कर ले, कोई कैसे भरोसा कर ले? सर 2019 में 2014 के वादों पे तो जनता ने वोट दिया ना सर। नहीं, वो तो मशीनों का खेल था, इसमें कोई डाउट ना माने आप। अगर तो फिर अगर मशीनों का खेल था तो फिर आपने क्यों नहीं जाके प्रोटेस्ट किया इस बात को लेके? बहुत बड़ा पूरा का पूरा। जब आप जीत रहे थे तो मशीनें सही थी सर। 75% हिंदुस्तान की जनता ये कहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, केवल बीजेपी नहीं चाहेगी बैलेट से चुनाव। अरे सर, आप बैलेट पेपर छोड़िए ना, उपचुनाव में भी आप कहेंगे क्या? अजय वर्मा जी, उपचुनाव में भी आप यही कहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव, वरना कांग्रेस नहीं लड़ेगी? हमने तो मांग करी है बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन सरकार चूंकि हालात सर, जब आपकी सरकार थी तब भी तो ईवीएम से वोटिंग होती थी। हमने तो तब हर चीज सही थी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जब आवाज उठाई, बीजेपी के सांसद ने जब आवाज उठाई, कोर्ट में चले गए, हमने तो कहा था करा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं था। हम तो खुला किताब है, खुला खेलते हैं, हमारे पास कोई सेटअप नहीं है। हम तो ये बताना चाहते हैं आपको, कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि एमएसपी के सरकार अगर एक शब्द ये लिख दे, आज किसान मर रहा है भूखा, मक्का और एमएसपी 1800 रुपए बाजार में बिक रही है, 600 से 800 रुपए किसान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और ये आंदोलन किसान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। अजय वर्मा जी, मतलब उपचुनाव में भी ईवीएम का ही मुद्दा उठाएंगे आप, और हार जाएंगे तो ईवीएम पे सारा जो भांडा है वो फोड़ देंगे? वो मुद्दे कंटिन्यू चलते रहेंगे जनाब। मैं आपको ये भी बता दूं, सरकार हर मुद्दों पे फेल हो चुकी है। इनके आईटी सेल, इनके वीर, इनके बिहार वीर, इनके शब्दवीर और इनके बस इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, बाकी सारा हिंदुस्तान इनके खिलाफ है। चाहे बेरोजगार छात्रों,
चाहे युवा हो, चाहे देवेंद्र छोटा प्रमुख जी, व्यापारी अगर हो। विपक्ष चाहता है कि ईवीएम से ना बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, करवाएंगे? देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ईवीएम की जब इन्होंने बात उठाई है तो इन्होंने 2019 के बाद की बात है। राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कैसे इनकी सरकार बनी है, या दिल्ली में इनके साथियों की सरकार बनी है, या पंजाब में इनकी खुद की सरकार बनी है, या भविष्य में इनकी इससे ज्यादा जो दुर्गति हुई है अब तक वो होनी है, तो उसमें ईवीएम इनके पास लास्ट का बचाव है। इससे अलग कोई और मुद्दा बचा भी नहीं है। अजय जी, आपके पास मुद्दे नहीं, इसलिए आप ईवीएम पे सारा हमारे दोष पास मर तो देते हैं। मुद्दे ही मुद्दे हैं, व्यापार के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, कोरोना के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, काले धन के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, कोविड के मुद्दे, 5 ट्रिलियन के मुद्दे, जीडीपी के मुद्दे। इनके पास झूठ के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। झूठ दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोते हैं, झूठ उगाते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, यही काम है सिर्फ चुनाव झूठ की में। राजनीति। ये शायद ये हमारे मित्र को ये शायद अभी आवाज नहीं हुआ इस बात का कि जितनी बात इन्होंने बोली है उनमें से कहीं भी इनको एक भी टच करती है। अगर इन्होंने घोटालों की बात कही है तो शायद इनको महारत हासिल है। ये क्या से क्या कॉमनवेल्थ से लेकर जितना इन्होंने इतिहास रचा है, जितना ये काले धन की बात कर रहे हैं, स्वयं स्विस बैंकों में बैठे हैं, स्विस बैंकों के मालिक बने बैठे हैं। ये किस किस की सफाई देंगे? अब इससे होता क्या है जिस चीज के इन्होंने कह दिया, अब भाई हमारा ये मुद्दा है, हमारा ये मुद्दा, कहीं ना कहीं तो टिकिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि किसान के हित से थे आप, 70 साल से इस देश में राज कर रहे हो, कम से कम एक बार सोचा आपने कि इस देश का किसान। बिल्कुल अजय जी, तो जाहिर तौर पे बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देवेंद्र प्रमुख, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे जो कांग्रेस है वो ईवीएम पे सारा का सारा दोष मढ़ के कह देती है कि भाई ईवीएम का सारा दोष है अगर वो हार रही है तो। हमारे साथ बुलंदशहर से सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधे सचिन के पास जाएंगे। सचिन, उपचुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हुआ है। बुलंदशहर की बात की जाए तो किस पार्टी का पलड़ा कितना मजबूत? देखिए, आपको बता दूं के 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं बुलंदशहर में भी उपचुनाव की सरगर्मियां लगभग बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की, तो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसके अलावा आजाद समाज पार्टी भी मैदान में आ चुकी है, जो कि पहली बार कोई चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। सुनने में आ रहा है कि सपा और लोकदल ये दोनों भी मिलकर के अपना एक संयुक्त प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने अपना संभावित प्रत्याशी अभी तक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका। तो जाहिर तौर पे उपचुनाव से पहले जो राजनीति है वो जम के हो रही है। सीएम योगी जम के प्रचार करें, जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां पे सीएम योगी जाके पार्टी नेताओं से बातचीत करें, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करें, नई नई सौगातें दें। तो वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो अभी भी वो ईवीएम के मुद्दे पर ही अटका है। अगर आप अजय वर्मा की बात सुनेंगे तो सवाल यही है, क्या ऐसे उपचुनाव जीत सकती है विपक्ष? इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।